विल स्टार्ट विद द क्लास। हाँ, हम कंटिन्यू करेंगे वही जो टॉपिक कर रहे थे हम लास्ट टाइम, दैट इज माइक्रो प्रोपागेशन, द स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन, और देन वी विल गो टू द टाइप्स ऑफ प्रोपागेशन, राइट? मैम। हाँ जी, बोलिए मैम 2 मिनट्स। हाँ, श्योरली। हेलो मैम। बोलो बेटा। मैम ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी या मेरे पास भी होगी इस साइड भी? दोनों साइड होगी मैम बेटा, दोनों साइड होगी, आपके पास भी होगी, मेरे पास भी होगी। ओके मैम। ठीक है, ओके। मैंने उसमें एक्सेस, खुद का रिकॉर्डिंग मेरे में होगा और आपका रिकॉर्डिंग आपके में होगा। ठीक है, ओके मैम। भी अगर आज नहीं हो रहा है तो मुझे बताना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी लेक्चर। ठीक है, ओके मैम। ओके चलो। अब हमने लास्ट टाइम तक ये देखा था कैसे प्रोपागेशन होता है, राइट? यस मैम। जाता है को शूट जनरेशन के लिए भेजा जाता है, फिर शूट का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद हम रूट जनरेशन के लिए भेजते हैं, उसके बाद उसको हम इन विट्रो या एक्स विट्रो रूट का वो करते हैं, फिर लास्ट में हार्डनिंग करवाते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक देखा था। यस मैम। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कल्चर मीडिया और सब कुछ उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नाउ कल्चर मीडिया प्रिपरेशन और स्टेरिलाइजेशन, जो फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज हमने देखा था कि हमारा कल्चर मीडिया बनाया जाता है ना, इट हैज टू बी स्टेरिलाइज। क्यों स्टेरिलाइज? बिकॉज जो हमारे जो एक्सप्लांट हमने लिया है उसमें कोई जर्म्स हो, कोई फंगस हो, जो क्योंकि टिश्यू कल्चर में बेसिकली जो होता है फंगस इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो टू स्टॉप दैट द एक्सप्लांट हैज टू बी स्टेरिलाइज, उसको रोकने के लिए एक्सप्लांट का स्टेरिलाइजेशन करना जरूरी है। ठीक है, उस मैम एक्सप्लांट का जब हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे मैम, तो वो एक्सप्लांट का जो सेल्स होंगे वो डेड नहीं हो जाएंगे? देखते ना कैसे स्टेरिलाइज करते हैं, वो हम हीट स्टेरिलाइज नहीं करेंगे, ओके। उसमें हम अल्कोहल या फिर हम मर्क्यूरी क्लोराइड लेंगे फॉर स्टेरिलाइजेशन, वो हम अब धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ चलो, पहले हम देखते हैं एमएस कल्चर। एमएस कल्चर मतलब मुरेसिंग एंड स्कोग कल्चर जो इसको बोलते हैं, एमएस कल्चर वो लेंगे। ठीक है, प्लस उसमें हमें क्या क्या होना चाहिए, में सॉल्ट होना चाहिए, उसमें हमें सुक्रोज एज द सोर्स ऑफ कार्बन या एनर्जी हम बोल सकते हैं वो होना चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन और ऑक्सिन वो होना चाहिए, जेलिंग एजेंट होना चाहिए। क्यों जेलिंग एजेंट? जो आपको क्वेश्चन था कि मैम जेल क्यों होना चाहिए, पानी होगा तो वो अंदर डिप हो जाएगा तो वो नहीं ग्रो करेगा, इसके लिए जेलिंग एजेंट होना चाहिए। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के लिए होना चाहिए और विटामिन होना चाहिए। अब उसमें कौन कौन से सॉल्ट्स आते हैं, तो ये रहे सारे सॉल्ट्स जो बेसिकली उसमें डले जाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैंगनीज सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर सल्फेट, कोबल क्लोराइड, हाइड्रोजन बोरिक एसिड होता है ये, और सोडियम मोलिब्डेनेट ऑक्साइड होता है, ये सारे उसमें सॉल्व्स होने चाहिए। अब जेलिंग एजेंट के फाइटाजल यूज होता है, जैसे अगर अगर होता था, पता है आपको बीएससी माइक्रो, यस मैम। अगर अगर होता है वैसे ही यहाँ पे जेलिंग एजेंट जो है वो फाइटाजल होता है, जिसका 2 ग्राम का एवरेज लिया जाता है। कहीं कहीं कुछ कुछ चीजों में वो थोड़ा सा वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज 2 ग्राम का हम जेलिंग एजेंट लेते हैं। ठीक है, फिर सुक्रोज जो एनर्जी और कार्बन प्रोड्यूस करता है वो 2 ग्राम लेते हैं। अमाइनो एसिड, इसमें हम सिर्फ ग्लाइसिन लेते हैं, बिकॉज बाकी अमाइनो एसिड जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वो खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, इसके लिए हम ज्यादा इसमें अमाइनो एसिड नहीं लेते हैं, वी टेक ओनली 1 अमाइनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। क्लियर? ओके मैम। उसके बाद में तुम्हारा आता है विटामिन। विटामिन कौन सा लेते हैं? निकोटिनिक एसिड, थायामीन, हाइड्रोक्लोराइड, फिर पायरोडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, ये 3 हम विटामिन लेते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लेते हैं सोडियम ईडीटीए। ईडीटीए को क्या है? इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटिलेट और फेरस फेरस सल्फेट। ये हम अलग से लेते हैं उसके साथ में।
और जो हम उसमें लेते हैं प्लांट हार्मोन्स, उसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन लेते हैं। साइटोकाइनिन में भी BAP दैट इज 6 बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन और काइनेटिन 6 फुरफुराइल एमाइनोप्यूरिन ये लेते हैं। और ऑक्सिन में इंडोल 3 एसिटेट एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड ब्यूट्रिक एसिड ये लेते हैं। ठीक है, अब लिखना यस मैम। है ये सारा कंटेंट उसमें, तो आप लिख लो एक नोटबुक में ताकि आपको याद रहे। यस मैम। हाँ लिख लो, उसको पेन डाउन कर लो। चलो क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी, आप साथ में लिखोगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा। यू विल प्रैक्टिस, यू नो, इट विल रिमेन इन योर हेड फॉर एवर। यस मैम। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, ओके। मैम ये साल्ट्स है, ये सारे साल्ट्स उसमें डाले जाते हैं मीडियम में? जेलिंग एजेंट में। यस मैम। जो इस मैम ये जो साल्ट्स लिखा है NH4 NO3 जो सारे हैं, हाँ, इन सारे को यूज किया जाता है एक साथ? स्मॉल क्वांटिटी में इनका यूज होता है, माइक्रोग्राम मिलीग्राम्स में यूज होता है। ओके मैम। मतलब इसमें क्या होता है, सारे एक साथ नहीं यूज होते, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट वो अलग अलग यूज होता है, पर ओके मैम। कॉम्बिनेशन यूज होता है। ऐसे नहीं कि एक में एक ही डलता है, ऐसे 2-3 डलता है, बट वो माइक्रोग्राम मिलीग्राम्स में होता है और वो डिपेंडिंग ऑन द प्लांट वेरी करता है। ये सारे जनरल हमने बता दिए कितने सारे सॉल्ट्स का यूज होता है ऐसा। ओके मैम, आप ऊपर कर दीजिए। एक मिनट, अर्पिता आप लिखो, मैं 2 मिनट में आई बेटा पानी पी के। ओके मैम। हो गया अर्पिता, चेंज करो बेटा। यस मैम। करो चेंज, 1 मिनट मैम, बस अब चेंज करना है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, चेंज कर दीजिए। ओके, यहाँ ही तक था। यस। अभी आगे हम पढ़ेंगे प्रिकॉशनरी मेजर्स। क्या हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है जब हम ये करते हैं।
तो प्रिकॉशनरी मेजर्स आते हैं, जो ग्लास एपरेटस जो भी हम यूज करते हैं उनको पहले अच्छे से वॉश किया जाता है डिटर्जेंट से, फिर उसको ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव मतलब वो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हीट से, स्टीम और हीट से उसको स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। हाँ, सेम वे कल्चर मीडिया को भी हम स्टेरिलाइज करते हैं इन द ऑटोक्लेव, ठीक है। अब आता है इनॉक्यूलेशन। मैं एक पेज पढ़ाऊंगी, फिर आप एक पेज यू राइट इट डाउन, ओके ओके। तो नेक्स्ट आता है इनॉक्यूलेशन। इनॉक्यूलेशन मतलब हम जो जब हम एक्स प्लांट को लेके वो कल्चर मीडिया में रखते हैं, उस प्रोसेस को वी कॉल इट एज इनॉक्यूलेशन, ठीक है। इसमें पहले जो होता है पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द टिश्यू टेकन विच इज नोन एज द एक्स प्लांट, उसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं, जो हम प्लांट से पार्ट लेते हैं। उस एक्सप्लांट को हम हीट से, वी नेवर स्टेरिलाइज विद इन द ऑटोक्लेव, वी स्टेरिलाइज इट विद इथेनॉल so that the surface microbes are removed. Also silver chloride 0.1% is used. हम ज्यादातर इथेनॉल यूज करते हैं, पर कभी कभी हम सिल्वर क्लोराइड भी यूज करते हैं, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 0.1% आ जाता है, ठीक है। अब एक्सप्लांट बेसिकली कहाँ से लिया जाता है? एक्सप्लांट लिया जाता है शूट एपेक्स से, लीफ से, ऑक्सिलरी बर्ड से, एंथर, पोलन या ओवरी, इन जगहों से हम एक्सप्लांट लेते हैं, मतलब वो जो पार्ट ऑफ द प्लांट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको हम ट्रांसफर करते हैं कल्चर मीडिया में, जिसको हम इनॉक्यूलेशन बोलते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है लैमिनर एयर फ्लो। आपने देखा होगा लैमिनर एयर फ्लो क्या है, एक छोटा सा चेम्बर होता है जहां पे सामने से गर्म हवा, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से गर्म हवा भी आता है और ऊपर से यूवी लाइट भी आता है, ताकि वो कंडीशन स्टेरिलाइज रहे, ठीक है। यस मैम। तो उस जगह पे इसको इनॉकुलेट किया जाता है। पर मेरे साथ की एक कॉमेडी बताऊं मैं आपको, आप हंसोगे। मैंने मास्टर्स किया है आपका, जब मेरा मास्टर्स का लास्ट ईयर था और मेरा प्रोजेक्ट था सोयाबीन के ऊपर में था, कि जो टोफू बनता है ना उसके ऊपर में था, तो उसमें मुझे कल्चर करना था। तो जितनी बार अगर मैं लैमिनर एयर फ्लो में जाऊं, पूरे सेफ्टी के साथ में मैं कल्चर करूं, हमेशा मेरे में कंटेमिनेशन आता था। लेकिन जब मैं बिना उसको स्टेरिलाइज किए ऐसे घुस जाती थी, फोन पे बात करके करती थी, हाथ बिना धोए जाती थी, मेरा जो कल्चर था वो एकदम मस्त बिना कंटेमिनेशन आता था। तो मेरे साथ लैमिनर एयर फ्लो उल्टी तरह काम करता था। बट मैम आप ऐसे जाते थे बिना स्टेरिलाइज के, तो उसमें सारी बैक्टीरिया तो रहते ही थे, फिर भी नहीं होता था, फिर भी कंटेमिनेशन नहीं आता था। जबकि मैं जब पूरे तरह से प्रिकॉशन लेती थी तब मेरा ये प्रॉब्लम आता था। इवन जो मेरे ये थे गाइड थे, मेंटर, ही वाज आल्सो शॉक्ड कि मुझे कितनी बार उन्होंने डांटा कि भाई तुम क्यों ऐसे जाती हो, फोन लेके अंदर बात करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए बात करती हो, ये करती हो, अंदर जाके बिना स्टेरिलाइज किया, यूवी लाइट ऑन किए। मैंने कहा सर खड़े रहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप देखिए। मैंने उनके सामने ही पूरा स्टेरिलाइज किया, सब कुछ किया, यूवी लाइट आधे घंटे तक चालू रखा, फिर मैंने जाके कल्चर किया। दूसरे दिन सर ने देखा कंटेमिनेशन है। फिर मैं कहा सर अब रुकिए, अब मैं मेरे तरीके से बताती हूँ। मैं जैसे नॉर्मली जाती हूँ ऐसे जाके कल्चर करके आ जाती थी। देखा सर ने एक भी कंटेमिनेशन नहीं है, तो सर भी खुद शॉक थे कि ऐसे कैसे हो रहा है। मैं कहा देखो मेरे साथ ऐसा होता था लैमिनर एयर फ्लो में, मेरे साथ लैमिनर एयर फ्लो कभी काम नहीं किया है। बट मैम हमेशा इसके लिए तो लैमिनर एयर फ्लो यूज करना ही पड़ता है। नहीं पड़ता, बेसिकली जो बाकी मेरे साथ में कलीग्स थे उनको तो लैमिनर एयर फ्लो पे ही काम होता था, पर पता नहीं मेरे साथ क्यों उल्टा काम करता था। मुझे आज तक वो कंसेप्ट समझ नहीं आया उसका। मैंने जितनी बार भी कल्चर किया है मैंने बिना ही प्रिकॉशंस किए, मतलब मैं जाती थी लैमिनर एयर फ्लो के अंदर, हमारा केबिन के अंदर रखा गया था कि एक छोटा सा केबिन बना था, उसके अंदर ये लैमिनर एयर फ्लो रखा था और हम लोग वहां बैठ के करते थे, ठीक है, ताकि कंटेमिनेशन अंदर बंद रहता था। वो छोटा सा जो कैबिन जैसा था वो बंद रहता था। हाँ, तो इसकी वजह से हमें जब भी अंदर जाती थी मुझे वो चीजें करने से उल्टा ही मेरा रिजल्ट आता था। ये मुझे आज तक मुझे भी नहीं समझ आया, ना मेरे मेंटर को समझ आया इस बात को लेके। तो बोला अब जाने दो, जैसा है वैसे चलने दो। तो हमने ऐसे
MSc मेरा ऐसे ही खत्म हुआ। ओके चलो, उसके बाद में आफ्टर इनोकुलेशन द फ्लास्क इज केप्ट इन द माइक्रो प्रोपगेशन चेम्बर और BOD इंक्यूबेटर वेयर टेम्परेचर इज कंट्रोल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जहाँ पे जब हम इनोकुलेट कर लेते हैं उसको हम अंदर रख देते हैं फ्लास्क के अंदर में, कल्चर मीडिया के ऊपर में, फिर हम उसको माइक्रो प्रोपगेशन चेम्बर होता है अगर है तो उसमें रखा जाता है, नहीं तो अपना जो BOD जो इंक्यूबेटर्स आते हैं उसमें रख के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है ताकि उसमें से ग्रोथ हो। ठीक है, BOD मींस जो वो होता है ना, उसको फुल फॉर्म मैं भूल गई, एक अपना फ्रिज जैसा आता है ना जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, आप लैब में यूज करते हैं ना वो कल्चर मीडिया प्लेट। यस मैम, याद आया? मैं उसका मैम वो याद तो है बट इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम है मेरे को। चेक करके 1 सेकेंड में बताती हूँ। ओके मैम, मैंने देखा है उसको बट याद नहीं है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं, हाँ BOD यूनिट उसी को बोलते हैं, बराबर। मतलब वहां पे टेम्परेचर, ऑक्सीजन सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। ओके हाँ, बायो ऑक्सीजन डिमांड चेम्बर है, बराबर है। मेंटेन टेम्परेचर फॉर टेस्ट टिश्यू कल्चर ग्रोथ, स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया कल्चर एंड इंक्यूबेशन where high degree of constant temperature accuracy is required। ठीक है, तो वहां पे BOD के पास में लिख देना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फुल फॉर्म उसका। यस मैम, लिख लिया। अब टिश्यू कल्चर जो हमने इनोकुलेटेड किया हुआ वो डिवाइड होता है इनटू कैलस, उसमें से कैलस बनता है। दिस इज फॉलोड बाय ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मींस, हाँ बता रही हूँ मैं आपको बेटा। द इनोकुलेट जो होता है पहले वो हमारे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एम्ब्रायो बनता है, हमारे एग्स एम्ब्रायो बनाता है, वैसे ही ये टिश्यू कैलस बनाता है, मतलब अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच इज नोन एज कैलस। उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनो मतलब क्या हुआ? ऑर्गन। यस मैम, ऑर्गन। और जेनेसिस मतलब उसका ग्रोथ, मतलब ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, जिसमें कौन सा ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या क्या ग्रोथ होता है? शूट रीजनरेशन होता है, रूट रीजनरेशन होता है, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यस मैम। शूट रीजनरेशन मतलब ऊपर का भाग, प्लांट के ऊपर का भाग जिसमें आपका स्टेम, लीफ सब आता है। और रूट मतलब जो सॉइल के नीचे जाता है, जो जनरेशन होता है। ठीक है, यस मैम। चलो अब इतना लिख लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ओके, आपके पास इसके बुक्स नहीं है ना? नो मैम, बुक्स नहीं है। मैं आपको बुक्स दूं, आप पढ़ोगे? इंग्लिश में है बट ऑल द नोट्स आर इन इंग्लिश। ओके मैम, मैं पढ़ूंगी, दे दीजिए आप। ठीक है, मैं जैसे जैसे मुझे मिलता जाएगा मैं आपको भिजवा देती हूँ। ठीक है, ओके मैम। मैम मैं इसका पिक्चर्स ले सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, एक काम करो, अगर आपको अभी प्रॉब्लम, मैं एक काम करती हूँ, आपका है ना, मैं आज या कल तक मैं अभी आज नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा वापस एक ट्यूशन है। मैं कल तक मैं आपको एक गूगल क्लासरूम बना के दूंगी, मैं आपको लिंक है ना व्हाट्सएप में डाल दूंगी। वो लिंक को एक्सेप्ट कर लेना, तो वो मैं सारा नोट्स उसमें डालती रहूंगी, तो आप वहां से कभी भी चाहो तो आप ले सकते हो। यस मैम। ठीक है, ऐसा करते हैं। ओके मैम, ओके मैम। चलो आगे पढ़े। यस मैम। अब शूट रीजनरेशन, जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, जो हम वापस पढ़ेंगे। हम दो तरह का ये माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस। उसमें हम अभी ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है? शूट और रूट का जनरेशन होता है। कभी दोनों साथ में भी किया जाता है, कभी अलग अलग भी किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा, अगर मुझे शूट का रीजनरेशन करना हो तो मुझे कौन सा ज्यादा रखना चाहिए? साइटोकाइनिन। तो कम रखना चाहिए। अगर मुझे रूट रीजनरेशन पहले करवाना है तो मुझे ऑक्सिन
कल्चर मीडिया में ज्यादा रखना चाहिए और साइटोकाइनिन कम रखना चाहिए। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों साथ में ग्रो हो तो दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। अब शूट रीजनरेशन इज इनिशिएटेड फर्स्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट अगर इनिशिएट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, कल्चर मीडिया जो होता है उसमें 1 ग्राम होता है कल्चर मीडिया में साइटोकाइनिन, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का प्लांट होता है, अलग अलग प्लांट का अलग अलग डिपेंड करता है। साइटोकाइनिन लिया जाता है और कम मात्रा में ऑक्सिन लिया जाता है। और एक बार अगर शूट का डेवलपमेंट हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में जाती हूँ जो है मेरा रूट जनरेशन। रूट रीजनरेशन में मुझे क्या करना है, कल्चर मीडिया में ऑक्सिन ज्यादा लेना है और साइटोकाइनिन कम करना है। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है ये इन विट्रो भी होता है, एक्स विट्रो भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, पर बेसिकली रूट जनरेशन ज्यादा प्रेफर्ड इन विट्रो में होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू कि बिकॉज दीज आर बेबी प्लांट्स, ये बच्चे हैं, तो इनको एकदम हाथ डाल दोगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो आपका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। जहां आपको 100 प्लांट मिलने हो वहां पे आपको सोचो 80 या 70 या 80 प्लांट्स ही मिलेंगे, बराबर। यस मैम। अगर आप विथड्रॉ करोगे तो आपको 100 में से 95 प्लांट्स मिलने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर स्टिल टू दैट बेबी। क्लियर? तो उस इन विट्रो में कल्चर मीडिया यूज किया जाता है, और अगर बाई चांस किसी कारण से एक्स विट्रो करना हो तो उस केस में सॉइल कोकोपीट परलाइट इज यूज्ड। कोकोपीट मतलब नारियल का जो छिलका होता है ना, उससे हम वो बनाते हैं, सॉइल का फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसको कोकोपीट बोलते हैं। ये जब आप सॉइल में ऐड करते हो ना तो सॉइल सॉफ्ट रहता है, दे डू नॉट, बाइंडिंग कैपेसिटी उनका कम हो जाता है सॉइल पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से एयर और वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा मतलब वो एयर पार्टिकल्स ज्यादा उसमें एयर भर सके, तो रूट का अच्छे से ग्रो हो सके। रूट विल बी प्रोवाइडेड विथ मच ऑफ एयर एंड वाटर। और पर वो एक मिनरल है जो आपको स्टोन के मतलब एज अ मिनरल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट यू ऑब्टेन। क्लियर? यस मैम। समझ आया इतना तक? यस मैम। अब आता है हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन। हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग मतलब उसको मजबूत करना। यहाँ पे पेड़ को मजबूत नहीं किया जाता, बट उसको मजबूत करना कि वो तुम उस एनवायरनमेंट में ग्रो कर सको। ठीक है, उस एनवायरनमेंट कर सको। एक्लिमेटाइजेशन मतलब हम एक्लिमेटाइज होते हैं, मतलब हम किसी से अपना जान पहचान बढ़ाते हैं। हम कोई जगह पे जाते हैं तो हम एक्लिमेटाइज होते हैं। एक्लिमेटाइजेशन का मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर मैंने आपको एक नए जगह पे डाल दिया, जैसे मैंने आपको सुल्तानपुर से उठा के सूरत ला दिया, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सूरत को समझने में। यस मैम। तो उसको बोलते हैं, वो प्रोसेस जहाँ पे आप उसको पूरे एनवायरनमेंट को समझते हो उसको हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन ऐसे होता है। एक्लिमेटाइजेशन ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो तो आपको इजी रहेगा। ठीक है? ओके। यस मैम। चलो अब यहाँ पे हार्डनिंग, हियर सॉफ्ट प्लांटलेट्स आर अलाउड टू बिकम केपेबल टू सर्वाइव इन द नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि अब इन विट्रो में तो सालों साल उसको नहीं रख सकते हो। मैंने आम के पेड़ के बहुत सारे छोटे छोटे आम के पेड़ लगाए टिश्यू कल्चर से, ठीक है, छोटे प्लांटलेट्स बने। अब उसको तो मैं इन विट्रो लैब में तो नहीं बड़े बड़े आम के पेड़ उगा के उसमें से आम तोड़ सकती हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल। आई हैव टू टेक देम एंड पुट इट इन द फील्ड, राइट? यस मैम। मुझे उसको नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव करवाना सिखाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं दो तरह से करवा सकती हूँ, इन विट्रो और एक्स विट्रो। इन विट्रो हार्डनिंग में क्या होता है, डाइल्यूट MS सॉल्ट सोल्यूशन लिया जाता है जिसका रेशियो होता है 1:10 या 1:4 के अप्रॉक्स होता है। इसमें कोई प्लांट हार्मोन नहीं डाला जाता है, बिकॉज प्लांट अभी शूट और रूट बन चुका है। वो खुद का हार्मोन्स खुद प्रोड्यूस कर सकता है, खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करेगा, वो तभी तो वो सीखेगा जीना उस नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है? यस मैम। इसमें कोई प्लांट हार्मोन नहीं डालते हम, उसमें कोई सुक्रोज या एनर्जी सोर्स नहीं डालते हैं, वो खुद बनाया जाता है। ठीक है? अब मैम यहाँ पे जो ये हार्डिंग होता है, यहाँ पे सॉइल का यूज होता है? ये बिल्कुल होता है। जब आप उसको बाहर डालते हैं
ये MS सॉल्ट जो डाइल्यूट MS सॉल्ट सोल्यूशन के बाद में भी उसमें हम कोकोपीट डलता है, परलाइट डलता है, वर्मिक्यूलाइट डलता है, ये सब डलता है उसमें, ठीक है। तो ये सब सॉइल के साथ मिक्स करके डला जाता है, पर सॉइल का कंटेंट बहुत कम रहता है क्योंकि कोकोपीट में ही मैक्सिमम वो सब सॉइल जैसा क्वालिटी आ जाता है, ठीक है। अब परलाइट और वर्मिक्यूलाइट क्या होता है, दे आर रॉक्स विथ मिनरल्स, जिसके अंदर में वो पत्थर होते हैं जिसको तोड़ के उसमें डाला जाता है ताकि उसमें मिनरल्स हो, ताकि प्लांट्स को इनफ मिनरल्स मिले। अब ये मैंने इन विट्रो आपको बताया, ठीक है, ये मैंने आपको इन विट्रो कल्चर, ठीक है। अब हम हाँ जी बोलो मैम। इन विट्रो कल्चर में तो कोकोपीट यूज होगा या ये तो एक्स विट्रो कल्चर में यूज होता है? मैं उसको सप्लाई, यहाँ पे हमने क्या किया, MS कल्चर लिया, लेकिन MS कल्चर का सोल्यूशन का सॉल्ट कंटेंट बहुत कम है, ना उसको हमने हार्मोन दिया, ना उसको हमने कोई एनर्जी सोर्स, उसको कहीं ना कहीं से तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि नहीं वो चीज। यस मैम। तो वो उस केस में हम कोकोपीट डलता है और परलाइट डलता है जिसमें मिनरल्स होता है। कोकोपीट से क्या ऑब्जर्व करता है, दो चीज होता है, कोकोपीट से जो एयर पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रैप हो सकता है, प्लस कोकोपीट जो होता है नारियल का जो वो होता है जो छिलके होते हैं उसमें सेल्यूलोज कंटेंट रहता है, तो वो उसको भी ऑब्जर्व कर सकता है, उसमें से भी वो अपना एनर्जी सोर्स को वो ब्रेक करके ले सकता है टेम्पररी बेसिस पे। समझ आया? यस मैम। वो ऐड करते हैं इन विट्रो में। अब एक्स विट्रो जब हम जाते हैं तो हम उसमें अब MS सॉल्ट नहीं लेते हैं सॉल्यूशन, उसमें प्राइमरी हार्डनिंग में हम क्या लेते हैं, उसमें प्राइमरी हार्डनिंग मतलब इनिशियल स्टेज, दो एक्स विट्रो में दो स्टेज में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग होता है। प्राइमरी में पहले हम कोकोपीट, सॉइल राइट और पिटमैक्स और जियोलाइट लेते हैं। ये करने के बाद में कुछ दिनों तक प्लांट को इसके अंदर रखा जाता है, इस मिक्सचर के अंदर में, फिर उसको निकाल के हम डालते हैं सॉइल और ऑर्गेनिक मैन्योर में, ठीक है। यस मैम। सेकेंडरी हार्डनिंग हम करते हैं तो हम उसको या पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में रखा जाता है टू कैरी आउट दिस प्रोसेस। ये जो दो प्रोसेस है एक्स विट्रो हार्डनिंग का, जहाँ पे प्राइमरी हार्डनिंग और सेकेंडरी हार्डनिंग का प्रोसेस किया जाता है, वो किस जगह पे किया जाता है, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है ताकि फंगस इन्फेक्शन और वो सब ना लगे जल्दी से प्लांट को, क्योंकि प्लांट स्टिल इट इज अ बेबी, बेबी। सोचो कि एक गोद में खेलता हुआ बच्चा है और एक नर्सरी और प्ले ग्रुप में जाता हुआ बच्चा है, दोनों तो बच्चे हुए कि नहीं हमारे लिए। यस मैम। दोनों अभी अपने आप को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए वो ऐसा ही सेम हम यहाँ पे समझो कि ये स्टिल इट इज अ बेबी, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोटेक्शन उसको अभी भी जरूरत है। इसके लिए हम पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में ये हार्डनिंग प्रोसेस को करवाया जाता है, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट ऑल प्लांट सर्वाइव द हार्डनिंग प्रोसेस ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। द प्लांट विच सर्वाइव्ड आर ट्रांसफर्ड टू पॉलीबैग्स एंड आफ्टर बिकमिंग अ लिटिल बिग दे आर ट्रांसफर्ड टू द फील्ड। जैसे मैंने आपको बताया हार्डनिंग प्रोसेस हर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि आप एकदम से लैब में से उठा के उसको बाहर के एनवायरनमेंट में रख रहे हो तो उसको बहुत ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, तो वो जल्दी उसको सरवाइव नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से जो प्लांट अब सरवाइव कर गए आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस, उसको हम छोटे छोटे पॉली बैग्स में, जो हमारे नर्सरी में मिलता है ना, पता है नर्सरी क्या होता है? यस मैम, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ों को, हाँ, तो वो लोग कैसे छोटे छोटे पॉली बैग्स में रखते हैं प्लांट्स को, फिर हम घर लाके उसको प्लांट करते हैं, वैसे ही पॉली बैग्स में रखा जाता है, फिर उसको फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है जहाँ पे उसको उगाना हो, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, मैंने आपको बताया व्हाट इज सोलेराइट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरिश पिट मॉस। मतलब मॉस क्या हुआ, एक तरह का क्या बोल सकते हो आप, एक तरह का बोलते हैं ना वो लील जो हम बोलते हैं, मॉस ग्रो होता है विंटर सीजन, मानसून और विंटर्स में बहुत ज्यादा होता है। एल्गी होता है मॉस, नॉट एग्जैक्टली एल्गी। एल्गी एंड मॉस आर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। They have the fruiting bodies, but then algae do not have the fruiting bodies. Clear? Yes, ma'am.
only they form a layer on the wood or something like trunk पे हो जाता है, ट्री के ट्रंक में भी हो जाता है। तो ये उसके 75% आयरिश पिट मॉस से बनता है और 25 हॉर्टिकल्चर ग्रेड एक्सपेंडेड पर्लराइट, मतलब पर्लराइट वो मिनरल होता है, उसके 25% होता है और इसका पीएच जो होता है 5.0 to 6.5 का होता है। और जियोलाइट जो होता है नेचुरल एल्यूमिनो सिलिकेट प्रेजेंट इन रॉक। जियोलाइट जो होता है एल्यूमिनियम और सिलिकेट का ये होता है, रॉक होता है, जिसको उसको मेल्ट करके फिर उसको तोड़ के फिर यूज किया जाता है। ठीक है, ओके समझ आया? इतना ऑर्गेनोजेनेसिस समझ आया आपको पूरा? यस मैम। ये माइक्रो प्रोपगेशन हमने समझा लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब, और उसी का ही एक पार्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस, ठीक है, यस मैम। चलो हम वापस से भी देख लेते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस इन डिटेल, पूरा उसके नोट्स, फिर हम एम्ब्रायोजेनेसिस देखेंगे। एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद में अगर आज टाइम मिलेगा, हमको नहीं लगता है कि आज टाइम मिलेगा, तो हम आगे जा पाएंगे, हम एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस देखेंगे। ठीक है, यस मैम। हम खाली इसको पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस? ऑर्गेनोजेनेसिस द प्रोसेस इन्वॉल्विंग रीडिफरेंशिएशन ऑफ द मेरिस्टेम सेल in the calcareous into shoot bud or root or even whole plantlet। मतलब जो हमारा कैल्कस हमने बनाया उसमें मेरिस्टेम सेल होते ही है, तभी तो वो बंच ऑफ सेल होता है, उसमें से हम शूट या बड बनता, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम या होल प्लांट को हम रीजन करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। In short, the formation of organ is called organogenesis. The de novo genesis of plant organ is broadly defined as organogenesis। वही है, सेम चीज को बार बार घुमा के बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। In plant development is the process that results in a functional mature organism, which includes all the events during the life of the plant that produce the body of an organism and provide the capacity to obtain food, produce and deal with the hazards of its environment. Therefore, organogenesis process is some way unique to plant। इसमें आपको क्या समझ आया बताओ मुझे। मैम इसमें जो हमारा प्लांट होता है उसको हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। मेरी बात, मैं आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, बट मैं आपको ट्रेन कर रही हूँ। आप जो बोलते हो कि मैम मुझे समझ नहीं आता इंग्लिश में, तो मैं इसके लिए पूछ रही हूँ, तो डरो मत, गलती करोगे तो मैं बैठी हूँ। क्लियर? यस मैम, यस मैम। पूरा धीरे धीरे रीड करो, लाइन बाय लाइन रीड करके समझने की कोशिश करो, ताकि मैं फिर ऐसा होगा तो मैं समझाऊंगी आपको फॉर श्योर। यस मैम। चलो, आएगा, आया हुआ? हम बहुत अच्छे से तो नहीं हुआ, बट थोड़ा समझ में आया। जितना आता था बताओ मुझे बेटा। ओके मैम। इसमें मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। ऑर्गेनोजेनेसिस में लास्ट जो हमको प्लांट मिलता है वो क्या क्या काम करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। यस मैम। मैम यहाँ पे हजार्ड्स मतलब क्या हुआ? हाँ जी मैम, हजार्ड्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में जो खराब चीजें जो हम फेस करते हैं, हैजार्ड्स फेस करते हैं, जैसे मुश्किलें फेस करते हैं, हैजार्ड मतलब डिफिकल्टीज हम बोल सकते हैं। यस मैम। पौधों के ग्रोथ में फंक्शनल मैच्योर, जो हमारा फंक्शनल मैच्योर ऑर्गेनिज्म है, वो जीवन लाइफ के मतलब प्लांट पौधों के प्रोड्यूस मतलब पौधों के जो बॉडी है उसके प्रोड्यूस होने के दौरान
ऑर्गेनिज्म जो प्लांट बॉडी है उसके प्रोड्यूस होने के दौरान वो फूड जो उसकी फूड की कैपेसिटी को प्रोवाइड्स करते हैं टू रिप्रोड्यूस एंड डील विद हजार्ड ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो डिफिकल्टीज है, यस मैम, जो डिफिकल्टीज है उनसे उनको रिप्रोड्यूस, उनको डील करने के साथ करते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो, अच्छा से आपने बताया, बट अभी कुछ चीजें जो मैं आपको समझाती हूँ वैसे समझने का, चीजों को मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आपने अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छा आपने ट्राई किया, बट अभी मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे पढ़ना है ताकि आपको समझ आए। बराबर, देखो, इन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन फंक्शनल मैच्योर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो प्लांट में ये जो हमने ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ा, वो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसका रिजल्ट क्या होता है, फंक्शनल मैच्योर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है जो सारा फंक्शन कर सकता है। समझ आया ये पहला लाइन? यस मैम। अब क्या क्या इंक्लूड होता है, किसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है जो वो मैच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ऑल द इवेंट्स ड्यूरिंग लाइफ, सारे इवेंट्स जो लाइफ के, मतलब वो जब बच्चे से बूढ़ा बनता है तो सारे जो इवेंट्स होते हैं वो सारे इंक्लूड करते हैं। जैसे प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब वो अपना लीफ, नया लीफ बनाता है, नया फ्लावर बनाता है, नया फ्रूट बनाता है, वो सारे ऑर्गन्स बनाता है। प्रोड्यूस बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द कैपेसिटी टू ऑब्टेन फूड, मतलब ऑब्टेन करना, खाना बना के उसको यूज करना सिखाता है, वो प्रोसेस भी होता है। साथ में रिप्रोड्यूस भी करता है, बिकॉज वो फ्लावर बनाता है, फ्रूट बनाता है, तो रिप्रोड्यूस भी करता है वो। और साथ में क्या करता है, डील करता है। किससे डील करता है, तो एनवायरनमेंट में जो डिफिकल्ट कंडीशंस होते हैं उनसे वो डील करता है। Therefore, organogenesis is a process that is some way unique to plant. इससे क्या पता चला कि हम एक छोटे से टिश्यू से हम इतना बड़ा प्लांट बनाते हैं जो ये सारा फंक्शन कर सकता है। तो एक हमारा वे ऑफ प्रोसेस है प्लांट के लिए। समझ आया? यस मैम। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स को समझना चाहिए तो हम इजीली उसको समझ सके। चलो, अब इसमें हम ये डिटेल में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। ठीक है? The shoot bud are monopolar structure which in turn give rise to leaf primordial and apical meristem। मतलब जो शूट जो होता है वो मोनोपोलर होता है, मतलब एक डायरेक्शन में चलता है स्ट्रक्चर, जो क्या हेल्प करता है राइज करने में, तो लीफ प्रीमोर्डियल, यहाँ से लीफ के होते हैं, और अपाइकल मेरिस्टेम निकलता है। द स्टिमुलेशन ऑफ द शूट बड differentiation in plant depends on many factors which differ from plant to plant। अब ये जो शूट हुआ, हमारा जो शूट निकला, उसमें से जो डिफरेंशिएट होता है, मतलब पहले लीफ बनेगा या और आगे ऊपर जाएगा या अपाइकल बड बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, और हर एक प्लांट का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं तुलसी की बात करूं, तुलसी का पहला, आप अगर कहीं पे भी आपके पॉट में आप देखोगे 4 पत्ते एक साथ ग्रो हो रहे हैं, मतलब वो तुलसी जी है, उनका एक यूनिक फीचर है। ठीक है? वो हमेशा उसका जो छोटा सा बेबी प्लांट निकलेगा उसमें 4 पत्ते दिखेंगे। कुछ जैसे होते हैं आपके टोमेटो के प्लांट, उसमें क्या दिखेगा आपको, स्टेम बढ़ता 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 एकदम 2 इंच तक बड़ा स्टेम दिखेगा, पत्ते कहीं नहीं दिखेंगे। तो वो जो डिफरेंशिएशन होता है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग फैक्टर की वजह से डिफर करता है। ठीक है? यस मैम। Sog showed the auxin can stimulate rooting and inhibited shoot function। जो सॉग करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि अगर हम ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा रखते हैं तो रूट बढ़ता है और शूट का इनहिबिशन मतलब रुक जाता है ग्रोथ। ठीक है? यस मैम।
अदर फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनोजेनेसिस आर साइज एंड सोर्स ऑफ एक्सप्लांट। मतलब दूसरा कौन सा फैक्टर है जिसपे ऑर्गेनोजेनेसिस डिपेंड करता है? आप कितना बड़ा एक्सप्लांट लेते हो, मतलब वो जो कल्चर करते हैं वो कितना बड़ा है। अगर ज्यादा बड़ा लोगे तो ज्यादा बड़ा कैलस बनेगा, तो वो ज्यादा जल्दी होगा। और प्लस सोर्स ऑफ द प्लांट, वो प्लांट के किस पार्ट से आप ले रहे हो। अगर आप सोचो कि स्टेम से ले रहे हो और एक ले रहे हो जो अब उसके अपाइकल में मेरिस्टेम सेल ज्यादा होते हैं, मतलब वो फटाफट ग्रो करता है कंपेयर पार्ट या लीफ पार्ट, तो वो सोर्स भी हमें डिपेंड करता है। फिर लाइट इंटेंसिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑर्गेनोजेनेसिस। इवन जो लाइट का इंटेंसिटी है, कितनी देर, कितना यूवी लाइट ये जो रेडिएशन है कितना जा रहा है, वो सब पे डिपेंड करता है। जैसे हाई लाइट इंटेंसिटी हैज शोन द इनहिबिटरी फॉर शूट बर्ड फॉर्मेशन इन टोबैको। अब यहाँ पे जैसे अगर आप बहुत ज्यादा तेज लाइट भी देते हो तो टोबैको प्लांट में जो है शूट का जो बर्ड फॉर्मेशन होता है, इनहिबिटरी फॉर शूट बर्ड फॉर्मेशन, शूट के जो बर्ड्स निकलते हैं, मतलब छोटे छोटे कली निकलते हैं जैसे पत्ते होते हैं, और उसको बोलते हैं शूट बर्ड, वो रुक जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। समझ आए ऑर्गेनोजेनेसिस के सारे पॉइंट्स? यस मैम, जो शूट बर्ड होता है जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो उसमें पत्तियां कैसे बनती, लीव्स कैसे आते हैं? लाइट कम कर दोगे तो पत्ते बन जाएंगे। यहाँ पे अगर लाइट बहुत ज्यादा हो तो वो रुक जाता है। ठीक है, अगर आप कर दोगे तो वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा फिर से। ठीक है, यस मैम। Okay, even the quality of light has effect as blue light has been shown to induce shoot formation while red light stimulates rooting in tobacco. अब लाइट की क्वालिटी मतलब किस तरह का लाइट आप यूज कर रहे हो, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, जो लेंथ होता है वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग लाइट होते हैं। आपको पता है फिजिक्स में ये बात आपने पढ़ा होगा। Depending on the wavelength we have different types of light, that is blue, येलो, ग्रीन, जो होते हैं हमारे 7 कलर्स। तो अगर हम ब्लू लाइट डालते हैं टोबैको में तो वो इंड्यूस शूट फॉर्मेशन, मतलब वो शूट फॉर्मेशन को बढ़ाता है, उसको होने देता है। अगर हम रेड लाइट डालते हैं तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट्स रूट फॉर्मेशन, मतलब जब हम चाहे उसमें फिर रेड लाइट डालेंगे तो उसका रूट जल्दी निकलेगा, शूट नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके मैम। अर्पिता क्लियर? कोई डाउट बेटा? मैम एक बार इसको फिर से बता दीजिए। इसमें जैसे लाइट होता है ना, हमारे 7 कलर्स होते हैं। जो व्हाइट लाइट होता है ना हमारा सूरज की लाइट, यस मैम। अभी कभी आपने देखा होगा कि सन की लाइट को आप स्केल होता है ना अपने जो ग्लास वाली स्केल, यस मैम, तार होते हैं तो कहीं पे गिरता है ना व्हाइट स्क्रीन पे, तो वो 7 कलर्स में रेनबो हमारा आता है 7 कलर्स का भी। यस मैम, वो तो पता है, बट इसमें जो अभी आपने बताया कि रेड कलर से बर्ड होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, मैं वो बता रही हूँ आपको। तो डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो जैसे अगर हम ब्लू कलर का लाइट डालते हैं टोबैको प्लांट में तो वो शूट फॉर्मेशन को एनहांस करता है, मतलब शूट फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ठीक है, यस मैम। अगर हम के बदले में रेड लाइट डालते हैं सेम टोबैको प्लांट में तो हमने देखा है कि उसमें रूट फॉर्मेशन चालू हो जाता है, शूट फॉर्मेशन वो भूल जाता है। ओके मैम, समझ आया? यस मैम। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लाइट ऑल्सो इट डिपेंड्स, वेरी होता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड में वेरी विथ प्लांट स्पीशीज। अब प्लांट स्पीशीज के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे कुछ चीजें जो होते हैं ठंडी प्रदेश में ज्यादा होती है, कुछ चीजें गर्मी जगह पे ज्यादा होती है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट तो टेम्परेचर अलग अलग प्लांट का अलग अलग होता है। ठीक है, यस मैम। द मीडियम सॉलिडिफाइड विथ अगर फेवर्स बर्ड फॉर्मेशन, ऑल्दो देयर आर सम रिपोर्ट्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लीफी शूट बर्ड ऑन कल्चर ग्रोन ऑन सस्पेंशंस। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा अगर लेके सॉलिडिफाई कर देते हैं, जेली नहीं रखते हैं, उसको एकदम सॉलिडिफाई कर देते हैं, तो हमने क्या देखा, बर्ड फॉर्मेशन होता है, बराबर। बट अगर बर्ड फॉर्मेशन मतलब छोटा सा कली जैसा निकलेगा, पर अगर हम सस्पेंशन रखते हैं मतलब जेली लाइक रखते हैं तो उसमें लीफ का भी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है।
ठीक है मैम यहाँ पे सस्पेंशन मीन्स जैसे बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं, बहुत ज्यादा सॉलिड भी नहीं, जेली लाइक सब्सटेंस को हम सस्पेंशन बोलते हैं। okay. ठीक है, जिसपे वो सस्पेंड हो सके, मतलब तैर सके, डूबे नहीं अंदर। यस मैम। स्विमिंग पूल में आप डूब जाते हो, लेकिन स्विमिंग पूल के बदले में अगर मैं जेली लाइक सब्सटेंस रखूं तो आपकी आधी बॉडी अंदर जाएगी, आधी बॉडी ऊपर रहेगी, तो आप सस्पेंड पे तैर रहे हो, डूब नहीं रहे हो। समझ आया? यस मैम। इस तरह से होता है ये। समझ आ गया ऑर्गेनोजेनेसिस पूरा? यस मैम। कोई डाउट यहाँ पे? नो मैम। ठीक है, चलो हम आगे चढ़े। हम आगे चलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस में। एम्ब्रायो मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, और उसका जेनेसिस होने को हम बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। क्लियर? यस मैम। अब embryo is defined as the earliest recognizable multicellular stage of an individual that occurs before the development of characteristic organs of a given species। मतलब क्या हुआ है, जो दो सेल के जेनेटिक मटेरियल मिलके एक बनते हैं, उसके बाद में उसमें कुछ टिश्यूज बनते हैं, वो सेल डिवीजन होके खाली एक मास ऑफ टिश्यू बनाता है। ठीक है, वो टिश्यू का फिर बाद में जाके हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान सब बनता है। वैसे ही वो मास ऑफ टिश्यू से शूट पार्ट बनता है, रूट पार्ट बनता है। तो वो जो मास ऑफ टिश्यू हमने बनाया और बना हर एक स्पीशीज में, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो। जहां भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा वहां पे एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है? यस मैम। The production of embryo-like structure from callus is known as embryogenesis। मतलब यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा था कि पहले हम ऑर्गेनोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि हम पहले उसको कैलस में बनाते हैं। हम उसको पहले क्या बनाते हैं? कैलस। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में बताया, एक्स प्लांट का हम कैलस बनाते हैं। कैलस के बाद हम उसको शूट रीजनरेशन में भेजते हैं, जहां पे मैं साइटोकाइनिन को बढ़ा देती हूँ, ऑक्सिन को कम कर देती हूँ, तो मेरा शूट बनता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो कैलस होता है, प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रायो लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम कैलस। ये कैलस में से जो एम्ब्रायो लाइक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। है उसको हम एम्ब्रायोजेनेसिस। In higher plants, such embryos usually arise from the zygote formation and are termed as zygotic embryos। तो हायर प्लांट होते हैं, मतलब जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, हायर मतलब जो ऊंचे वाले नहीं, जो वेल डेवलप्ड प्लांट हो उनको हम बोलते हैं हायर प्लांट। वहां पे क्या होता है, एम्ब्रायो कब बनता है? जाइगोट फॉर्मेशन से, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद बनता है। ठीक है, और उस तरह के जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? जाइगोटिक एम्ब्रायोज बोलते हैं। उस केस में हम यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे हम आर्टिफिशियली कैलस से एम्ब्रायो बना रहे हैं, तो वो अलग प्रोसेस है, वो एम्ब्रायोजेनेसिस है। बट नेचुरली जो होता है, जो जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। क्लियर? यस मैम। एम्ब्रायोजेनेसिस में हम 2 सेल्स लेते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं 1 मिनट में आपको यहाँ पे मेरे को ये बताओ, चलो मुझे नहीं मिल रहा है, वो मैं ढूंढ रही हूँ। बोर्ड का है मेरा, चलो छोड़ो, मैं बाद में। यहाँ पे जो है ये डिफरेंट प्लांट के 2 सेल लेती है या सेम प्लांट के 2 सेल होते हैं? होता है ना बेटा, एम्ब्रायो जाइगोटिक एम्ब्रायो में क्या होता है, जैसे पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस पता है आपको, राइट? जब पोलन ग्रेन्स जाके स्टिग्मा में फिर वो स्टिग्मा में से पोलन ट्यूब अंदर जाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन का डीएनए जाके माइक्रोस्पोर के साथ में मिक्स होता है और जाइगोट बनाता है। माइक्रोस्पोर का डीएनए क्या है? 1N, और पोलन में से भी 1N जाता है।
यस मैम। तो 1n 1n मिलके क्या बनता है 2n 2n। यस मैम। जाइगोट होता है। तो जाइगोट जो होता है वो क्या करता है, फिर जाइगोट के बाद में वो बनाता है एम्ब्रायो, मतलब जाइगोट बनने के बाद वो टिश्यू डिवीजन होता है और वो एम्ब्रायो बनाता है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं जाइगोटिक एम्ब्रायोस। समझ आया? यस मैम। अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सेल जो है वो यहाँ पे बताया गया है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से सेल्स हम यूज कर सकते हैं? तो माइक्रोस्पोर्स जो सिंगल सेल होता है 1n, उसका डीएनए हाफ हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल। जाइगोट यूज कर सकते हैं जो अभी अभी फर्टिलाइज किया हो ओव्यूल को, वो हम यूज कर सकते हैं। सोमैटिक सेल्स यूज कर सकते हैं जो हम बॉडी, जो प्लांट के बॉडी के जो सेल होते हैं उसको यूज कर सकते हैं, या सोमैटिक हाइब्रिड्स जो 4n होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी हाइब्रिड्स हो जाते हैं तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? यस मैम। Embryogenesis can be induced in such cells by non-proliferative or proliferative, that is direct embryogenesis, or by growing embryogenic callus। मतलब हम दो तरह से उस सेल का हम एम्ब्रायोजेनेसिस करा सकते हैं, एक डायरेक्ट करा सकते हैं और बाय ग्रोइंग एम्ब्रायोजेनिक कैलस। हम डायरेक्ट एम्ब्रायोजेनेसिस करा सकते हैं, मतलब हम डायरेक्ट एम्ब्रायो बना सकते हैं। ठीक है? और कि हम ग्रोइंग एम्ब्रायोनिक कैलस, पहले हम एम्ब्रायोनिक कैलस बना सकते हैं, मतलब एक कैलस बनेगा जो एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर का होगा, उसको हम बना सकते हैं। विच इन टर्न जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ होल प्लांट। के बाद में क्या होगा, ये जर्मिनेट करेगा। हमारे अभी तक हमने ऑर्गन जेनेसिस में क्या देखा था, हमने ऑर्गन डेवलप किया था। यस मैम। हम एम्ब्रायो डेवलप करते हैं जो फिर वो जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद वो होल प्लांट में डेवलप होगा। डेवलप हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। अब embryogenesis can be initiated in an explant only from the more juvenile or meristematic tissue। अब हम यहाँ पे जो होता है, हमने एक्सप्लांट को अगर हमने लिया, पहले हम सेल लेते हैं, यहाँ पे ये सारे सेल लेते हैं, पर अगर हम सेल अलग नहीं कर पाते हैं और मुझे लगता है कि नहीं मुझे एक्सप्लांट से ही करना है, तो उस केस में एम्ब्रायोजेनेसिस अगर मुझे करवाना हो तो मैं कैसे पार्ट लूंगी, जो जुविनाइल हो, मतलब अभी अभी उगा हो, मतलब एकदम छोटे से जो बर्ड अभी निकल रहा हो वो लूं, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट लूं, तो मेरा एम्ब्रायोजेनेसिस पॉसिबल है। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। जुविनाइल एकदम बोलते हैं ना, जुविनाइल कोर्ट, जुविनाइल जेल, जुविनाइल, ठीक है? तो उस चीज पे एकदम छोटा सा यंग सा बर्ड निकला हो वो ले सकती हूँ, या रूट का एकदम टिप पार्ट या शूट का एकदम टिप पार्ट जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत ज्यादा हो, तो मैं एम्ब्रायोजेनेसिस में उसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है? यस मैम। Immature zygotic embryos, cotyledons and hypocotyledon dissected from the undetermined seeds are common explants। अब अगर मुझे ये सब भी ना मिले तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? Immature zygotic embryos, cotyledons, जो सीड के cotyledons होते हैं उसके टिश्यू यूज कर सकती हूँ। हाइपोकॉटिल डिसेक्टेड फ्रॉम द अनजर्मिनेटेड सीड, जो अनजर्मिनेटेड सीड होता है उसके अंदर में वो जो सीडलिंग्स होते हैं ना, छोटा सा मूछ जैसा होता है, दो कॉटिलेडन, उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ एक्सप्लांट। ठीक है? यस मैम। आइसोलेटेड सोमैटिक सेल्स कैन डेवलप इनटू एम्ब्रायोज। इवन आइसोलेटेड, अगर मैं एक लीफ लेती हूँ उसमें से अगर मैं सेल को अलग कर लेती हूँ तो वो सेल को भी मैं लेके एम्ब्रायो बना सकती हूँ। बट मैम जो यहाँ पे आपने बोला अनजर्मिनेटेड सीड, मैम जब वो जर्मिनेटेड रहेगा नहीं तो उसमें सेल्स की ग्रोथ कैसे होगा? मतलब कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो सेल जो होता है ना वो काफी टाइम तक जर्मिनेट नहीं कर पाता है। जैसे अगर मैं बैम्बू की बात करूं, बैम्बू का सीड जो होता है ना, अगर आप जमीन में डालो तो 4-5 साल के बाद वो उगता है। वो ऐसे ही इनएक्टिव अनजर्मिनेटेड फॉर्म में पड़ा रहता है, शांत रहता है, ताकि मैं पूरा एक्यूमुलेट कर लूं अपने अंदर। और 5 साल के बाद उसमें से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, तो उस केस में वो अनजर्मिनेटेड बोला जाता है।
ठीक है? यस यस मैम। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। चलो आज हम यहीं स्टॉप करें। ओके मैम। मैम ये पीडीएफ आप सेंड कर सकती हैं व्हाट्सएप पे? बेटा मैं कर दूंगी श्योरली, बट मुझे कुछ कटिंग करना पड़ेगा बिकॉज ये पीडीएफ जो है 120 पेज का है, जिसको मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है बहुत। यस मैम। है तो मैं आपको धीरे से जितना होगा मैं उतना ही आपको कंटेंट भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैं आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगी, मैं आपको कल तक या आज भी देखो मेरा वापस 10:30 बजे रात को ट्यूशन है, तो शायद मुझे लेट हो जाए, तो मैं आपको कल पक्का भेज देती हूँ। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, एनीथिंग एल्स? नो मैम। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।